वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे आर्टिकल्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, न्यूज देख चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है और वो जो टैरिफ का अमाउंट है वो 25% है। वो काफी सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर लगा है। लेटेस्ट न्यूज ये भी आ रही है कि एडिशनल 25% और इंपोज कर दिया है क्योंकि इंडिया ने ट्रंप की बात मानने से मना कर दिया है। यानी कि टोटल अभी 50% के अराउंड टैरिफ लग चुका है। अब ये समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रंप को एकदम से भूत कैसे चढ़ गया, क्या हुआ उनको एकदम से कि भाई इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि वो इंडिया तो एज ए फ्रेंड कर रहे थे। नाउ उसके लिए समझना पड़ेगा आपको ब्रिक्स को। ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया इन ब्रिक्स द ओनली कंट्री विद ट्रेड डेफिसिट। ये पूरा मुद्दा क्या है, देखिए ब्रिक्स के अंदर मेजरली जो कंट्री है वो 5 कंट्रीज में, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन पांचों कंट्री में इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसमें का सबसे ज्यादा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने क्या काम किया है, 100 रुपए का इंपोर्ट किया है लेकिन एक्सपोर्ट कितने का किया है, 80 रुपए का। तो अभी भी मुझे क्या है, मैं कितने रुपए एक्सपोर्ट कर रहा हूं, 20 का, क्योंकि 80 रुपए तो सेटल हो गए हैं लेकिन ये 20 जो है मुझे इसकी अभी भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ये जो माल मैंने खरीदा है। और इसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। यानी कि अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो आपका डेफिसिट आएगा ही आएगा। और ये इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसकी वजह से काफी सारे फैक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी खराब भी साबित हो सकते हैं। देखिए यहां पे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट नहीं करती। इसी वजह से मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट लेके आए थे ताकि हम एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करें और अपना जो ट्रेड डिफिसिट है उसको बचा सके। जैसे कि अगर आप चाइना देखें, रशिया देखें, काफी एक्सपोर्ट करते हैं। मेनली चाइना की इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। बट इंडिया में क्या है, हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम इतना नहीं बनाते जितना हम एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अगर आप इनका देखें यहां पर आपको मिलेगा सरप्लस मिलेगा। नाउ मेजर कॉजेज क्या है, अगर आपका ट्रेड डिफिसिट है तो ट्रेड डिफिसिट में इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा क्या है, इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, साथ के साथ गोल्ड भी इंपोर्ट करता है। इसके लिए हमने काफी सारी स्कीम निकाली है ताकि हम गोल्ड को ज्यादा इंपोर्ट ना करें। आपने देखा होगा गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड करके स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने, ताकि लोग हैं जो सिटीजन्स हैं जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो गोल्ड कम खरीदे। ठीक है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी निकाली थी। यानी कि जो घर के अंदर गोल्ड है आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। स्टिल हम अभी भी क्या कर रहे हैं, गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। 1 लाख के आसपास गोल्ड का रेट चला गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में नहीं होता गोल्ड हम बाहर से मंगाते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर पैसे देने पड़ेंगे और वहां से गोल्ड लेते हैं। लो वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन क्या है, बहुत कम है। अंडर डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना हैवीली डेवलप नहीं है। इंडिया में 3 मेजर जो है, मैं अगर इकोनॉमी को डिवाइड करूं तो प्राइमरी सेक्टर है, 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। टर्सरी सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, उसमें सबसे कम इंप्लॉयमेंट है बट जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकंड लेवल पे है, सेकेंडरी है, वो एक नॉर्मल है, ना ही ज्यादा इंप्लॉयमेंट देता और वो ना ही ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता, तो उसका एक मिड बना रहता है। बट हमें उसको बहुत अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा अगर हम इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहते हैं। चाइना को देखिए, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत आगे है, तो इसके लिए इंडिया ने स्टार्ट किया था मेक इन इंडिया जैसी स्कीम को, जो अभी भी धीरे धीरे क्या काम कर रही है, तो डेवलप हो रही है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ और यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस के लिए। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये जो ट्रेड डिफिसिट होता है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है जिनको एनआरआई कहते हैं, वो बाहर जाते हैं, कमाते हैं, और जब वो कमाते हैं, अर्न कर रहे होते हैं, तो वो इंडिया में पैसा भेजते हैं। जब वो पैसा भेजते हैं उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो ये रेमिटेंस जो है वो किस तरीके से इंडिया की हेल्प करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए। दुनिया में अगर किसी कंट्री में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है तो वो इंडिया के पास आता है। इससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि 2 चीजें डिकोड कर सकते हैं। पहला, जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा डायस्पोरा है, इसी
की वजह से क्या है, अमाउंट भी बड़ा है, या तो ये समझ लीजिए। दूसरा, अगर सपोज आप ये मान रहे हैं कि डायस्पोरा कम है, तो वो इतनी हायर पोजीशन पे है कि उनकी जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है। जैसे देखिए सत्य नडेला है, सुंदर पिचाई है, तो ये जो लोग हैं ये हायर पोजीशन पे है। आप देखिए वर्ल्ड बैंक के अभी जो डायरेक्टर हैं, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जो हैं वो इंडियंस है। तो इंडियंस बहुत बड़ी पोजीशन पे, इसलिए वो उनके पास बहुत मोटा अमाउंट आता है सैलरी का, और वो मोटा अमाउंट जो है इंडिया में भी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर में है इंडियंस जो हैं बाहर, वो बहुत ज्यादा नंबर में है। सिर्फ कहां, अमेरिका में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और हर जगह से वो अपनी फैमिली के लिए यहां पर इंडिया में पैसा भेजते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। इसी वजह से इंडिया क्या है, लार्जेस्ट रिसिपेंट है रेमिटेंस का। मेजर सोर्सेस क्या है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, सऊदी, यूके, कनाडा, कतर, ये सारे के सारे क्या है, मेजर सोर्सेज है जहां पर लोग काम कर रहे हैं, वहां से ये पैसा इंडिया में भेजते हैं। और जो रेमिटेंस है ये प्रोवाइड करता है नॉन डेट फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो। इंडिया के अंदर जो ये जो पैसा आता है ये कर्जा नहीं है। मान लीजिए इंडिया ने कहीं से, अमेरिका से लोन लिया या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो एक टाइम पे वो लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये जो पैसा आ रहा है ना, ये रेमिटेंस, ये लौटाना नहीं है, इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है, जिसकी वजह से जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सरप्लस आ जाता है, हमें ज्यादा लॉस नहीं होता। लेकिन सपोज, अब इसका बहुत बड़ा फैक्टर आपको आगे पता चलेगा, हेल्पिंग ऑफसेट्स क्या है, किस किस चीज में हेल्प करता है ये जो आपका रेमिटेंस आता है, ट्रेड डिफिसिट को फुलफिल करने के लिए, रुपी डेप्रिसिएशन से बचाने के लिए। इसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है, और अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा तो इन्फ्लेशन होगा, अगर इन्फ्लेशन होगा तो आपकी पॉकेट से पैसा ज्यादा जाएगा, पॉवर्टी की तरफ हम जा सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बेसिकली इकोनॉमी को खत्म कर देता है, इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होता है इन्फ्लेशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी सामान आप पहले 10 रुपए में खरीद रहे हैं, इन्फ्लेशन अगर 100% हो गया तो अब आपको सामान कितने का खरीदना पड़ेगा, 20 रुपए का। सेम सामान जो आप पहले 10 का खरीद रहे थे, 20 रुपए का, यानी कि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको। प्लस करंट अकाउंट डिफिसिट, ये भी इसमें भी हेल्प करता है। और क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बेनिफिट टू इंडियन इकोनॉमी में अगर हम समझेंगे तो इट कीप्स फॉरेक्स रिजर्व स्टेबल। इंडिया हैज समथिंग अराउंड $620 बिलियन का जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। ये फॉरेक्स रिजर्व हेल्प करता है बेसिकली क्या करने में, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने में। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अब देखिए फॉरेक्स रिजर्व से क्या होता है कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए का सामान बेचा, मैंने बेचा है दूसरी कंट्री को, तो क्या होगा, वो 100 रुपए इंडिया में आएंगे। अगर मैं 100 रुपए का सामान खरीद रहा हूं तो मुझे देना पड़ेगा। तो हमारे यहां पर क्या है कि इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इसके बेस पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डेफिसिट होता है। लेकिन जो रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस को मिलाकर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आती है तो हमारे पास सरप्लस होता है, और जब भी सरप्लस आता है तो वो कहां जाता है, फॉरेक्स रिजर्व में। अगर डेफिसिट होता है तो इसी फॉरेक्स रिजर्व से निकालकर उसकी पेमेंट की जाती है। तो ये बहुत अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, अगर आपके पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है तो आगे आप इंटरेस्ट पे पेमेंट डिफॉल्ट नहीं कर पाएंगे, आप जो आपको ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस आया था 1990s में, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा था। ये हेल्प करता है टू स्टेबलाइज द रूपी, रूपी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। क्यों रूपी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, कि इन्फ्लेशन से बचाता है। अब इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो आपको बाहर कंट्री में अगर पैसा भेज रहे हैं, यानी कि अगर आपने सामान इंपोर्ट कराया है या मान लीजिए लोन की इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, डेप्रिशिएट होने की वजह से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर फॉरेक्स रिजर्व में मान लीजिए कोई भी कमी आ रही है, या मान लीजिए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई क्राइसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, डेप्रिशिएशन करना पड़ता है, और डेप्रिशिएशन करने का मतलब है और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सेम आपको देखने को मिलेगा जब आपका श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था श्रीलंका में। अगर एप्रिशिएट होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एप्रिशिएट होने के बाद आपको कम पैसा देना पड़ता है, तो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहता है, स्टेबल रहता है। एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट में मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर करेंसी एप्रिशिएट होगी तो हमें इंपोर्ट में लॉस होगा, अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी हमें एक्सपोर्ट करने में फायदा होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए हमें रेमिटेंस ज्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें रिलाय नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, हमें बाहर की कंट्री से बोरो नहीं करना पड़ेगा। बोरो इसलिए भी किया जाता है ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन किया जाए। जैसे कि 1990s में फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस आया तो हमने लोन मांगा आईएमएफ से, ताकि वो पैसा जब इंडिया के अंदर आएगा तो वो कहां चला जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व में, और फॉरेक्स रिजर्व से हम कहां पे कर सकते हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज कर सकते हैं।
अब अमेरिका में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यूएस में प्रोटेक्शनिज्म दौर चालू हो गया, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको हमने बोला है MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ग्रेट अगेन क्यों कह रहे हैं? देखिए, क्या दिमाग खराब हो गया क्या डोनाल्ड ट्रंप का? क्या उनको पहले नहीं पता था कि अमेरिका ग्रेट था? सबको पता है अमेरिका ग्रेट था, लेकिन एक चीज है, अब सबको पता चल गया है कि अमेरिका का अब टाइम आ चुका है। देखिए, क्या था कि जब ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में फैला था, पूरी दुनिया में कॉलोनी बनी थी, जब इनका एक टाइम आया, पीक टाइम आया, तो इसका भी क्या हो गया, फॉल हो गया। ये एम्पायर टूट गया, धीरे धीरे कंट्रियां इंडिपेंडेंट होने लगी। तो इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर एम्पायर का एक पीक टाइम आता है। अभी यूएस का पीक टाइम आ चुका है, अब इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। इसी वजह से जो भी लीडर है वो ये चाहते हैं कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाए। अभी किसका टाइम चल रहा है? चाइना का टाइम चल रहा है और इंडिया का टाइम चल रहा है, इन दोनों का टाइम चल रहा है। ये चाहते हैं कि अमेरिका में जॉब जो है वो सिर्फ अमेरिकन को मिले। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंडियंस को वहां पे जॉब मिली हुई है, तो वो चाहते हैं कि अब उन सबको वहां से हटाया जाए और सिर्फ अमेरिकन को ही जॉब मिले। इसके लिए क्या कर रहे हैं? बेसिकली H1B1 वीजा जो है, H1B वीजा जो है, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आ रहे हैं, ताकि ये जो आईटी सेक्टर में इंप्लॉयज आते हैं खासकर इंडिया से, ये उनको इजिली वीजा ना मिल सके। अगर उनको इजिली वीजा नहीं मिलेगा तो जॉब्स जो होंगी वो इंडियंस को नहीं दी जाएगी, और किसको दी जाएगी? वहां पर अमेरिकन को दी जाएगी। इंडिया जो है, मैंने आपको बताया, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ये जो सर्विस सेक्टर है, इसमें ही आपको सबसे ज्यादा इंजीनियर, ये सब डॉक्टर्स वगैरह मिलेंगे आपको। सॉफ्टवेयर की सर्विस हम देते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग की जॉब्स भी क्या होगी, वो रिड्यूस हो सकती हैं, वो कट हो सकती है। रिसेंटली एक रील भी वायरल हो रही है इसको लेकर। काफी सारी कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये काफी सारी जो है हायरिंग प्रेशर फेस करेगी कि अगर उन्हें अमेरिका में अपनी कंपनी लगानी है तो उन्हें वहां पे क्या करना पड़ेगा? उन्हीं के लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, वहां पे इंडियंस को अलाउ नहीं होगा धीरे धीरे, क्योंकि वीजा रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से, और जो लोकल कंपनी है, गूगल है, मेटा है, बहुत सारी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। अब ये जो इंडियंस है वापस इंडिया में आएंगे, तो ऑलरेडी जॉब मार्केट जो इंडिया में वो बहुत कम है, बहुत कम जॉब है, और ये क्या काम कर देगी? और सैचुरेट कर देगी, जिससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जो पॉलिसी अनसर्टिनिटी आ रही है ना, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आएगी इन स्टार्टअप्स को, फ्रीलैंसिंग को फंक्शन करने में, जॉब करने में। अब देखिए क्या होगा, अगर इन सबको जॉब नहीं मिलेगी, वापस जो है माइग्रेशन वापस होगा, डायस्पोरा कम होगा, तो वो जो अर्न कर रहे थे, वो जो रेमिटेंस दे रहे थे ना इंडिया के अंदर, उसमें भी काफी प्रॉब्लम आएगी। रेमिटेंस क्या होगा? डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा रेमिटेंस, और अगेन इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ सकता है, और जिसकी वजह से आगे इन्फ्लेशन, रुपी का डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स जैसे ही लगेगा, वहां पे क्या होगा? एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगा। अगर इंडिया के गुड्स पे टैरिफ लग रहा है तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? रुपी वीक होगा, इसको हमने बोला है डेप्रिसिएशन। और रुपी वीक होने का मतलब है कॉस्टलियर इंपोर्ट, यानी कि जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि आप ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये क्या होंगे? महंगे हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से हो सकता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि इंपोर्ट के बेस पे क्या है? बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। हायर फ्यूल प्राइस हो सकता है, प्राइस राइज इन ट्रांसपोर्ट, फूड, मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड्स। अगर मान लीजिए ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो पेट्रोल डीजल का बढ़ेगा, यानी कि क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल का बढ़ेगा तो फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, और प्रोडक्ट का कॉस्ट ही आपका क्या है? इन्फ्लेशन है। यानी कि इसकी वजह से ओवरऑल इंडिया में क्या होगा? जॉब मार्केट में भी बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ने वाला। इंपैक्ट ऑन ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ पे भी जो है फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा एक्सपोर्ट टू द यूएसए, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट क्या होगा? वो भी कम होगा, और फैक्ट्री यूटिलाइजेशन भी कम होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा ले ऑफ्स, जॉब जाएंगी, लोगों की जॉब जाना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। और क्यों? क्योंकि जब उनका माल ही नहीं बिकेगा किसी कंट्री में, तो उनका क्या होगा? उनको पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो सैलरी कहां से देंगे? तो वो जॉब को कट कर देंगे। ऑलरेडी मार्केट में इतना जॉब क्राइसिस है। नाउ स्लो डाउन इन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल्स एंड फार्मा, इनमें काफी ज्यादा स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। ये इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को डेंट कर सकता है, समथिंग अराउंड 0.5 से 1% के अराउंड। तो अभी ग्रोथ रेट चल रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर किसी कंट्री का ग्रोथ रेट है तो वो इंडिया का है, तो इस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। नाउ कुड डिले इंडियाज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल। रिसेंटली इंडिया
$4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है और फोर्थ नंबर पर आ गया है। तो इससे जो भी टारगेट है हमारा 5 ट्रिलियन बनने का, ये काफी स्लो हो सकता है और अल्टीमेटली काफी चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा। और एक बार ये भी इंपैक्ट स्टार्ट हो जाता है ना, तो साइक्लिक वे में चलता है और ये बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत क्राइसिस आने लगते हैं। Job losses in export dependent MSMEs, layoffs off in textiles, leather, ITs, ज्वेलरी सेक्टर्स। इससे क्या होगा, जब लोगों की नौकरी जाएगी तो भाई अल्टीमेटली ना उनके पास खाने के लिए पैसा होगा, ना रेंट देने के लिए होगा, ना एजुकेशन के लिए होगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। और पॉवर्टी इंडिया में पहले से ही बहुत ज्यादा थी, उसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हिट होगा जो टीयर 2 सिटीज में रहते हैं, खासकर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं, माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स क्या है, रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हैं तो उनकी नौकरी नहीं होगी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अब वो व्यक्ति वहां रह ही नहीं पाएगा तो वो दूसरी जॉब कैसे सर्च करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, रेमिटेंस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, जैसे यूएसए है, मिडिल ईस्ट है, वहां पर इन चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग वापस से पॉवर्टी में जा सकते हैं। ये हमारा जो गोल है एंड पॉवर्टी, इस पर भी बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ेगा, देखिए वो भी समझ लेते हैं। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट अगर मैं समझाऊं आपको, तो जैसे ट्रंप ने ये बोला, इंडिया ने सीधा सीधा बोल दिया कि हम रशिया से अभी भी ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ऑयल सबसे ज्यादा है। ऑयल इज ए बैकबोन फॉर द इकोनॉमी। अगर रशिया से हम टाइज खराब करते हैं अपने, तो ऑयल हमें महंगा मिलेगा। अगर ऑयल महंगा मिलेगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी वैसे भी खत्म हो जाएगी। अगर हम रशिया के साथ जाते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि हम फिर भी सरवाइव कर सकते हैं। साथ के साथ इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर सकता है। जैसे कि आपने देखा ब्रिटेन के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, एक बहुत बड़ा। एशियान के साथ डेवलप कर सकता है, ब्रिक्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकता है। इसमें कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं चाइना विजिट पे, रशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, ताकि हम जो है अपना और इससे बूस्ट मिलेगा। इससे बूस्ट मिलेगा किसको, मेक इन इंडिया को। क्या होता है, इंडियन की ना ईगो बहुत छोटी होती है, एक बार हर्ट हो गई ना तो फिर वो पागल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने डिसाइड कर लिया अब हम हर चीज मेक इन इंडिया बनाएंगे, तो वो ट्रंप के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हम हाईली इंपोर्ट करते हैं। अगर हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो एक चाइना हो जाएगा, एक इंडिया। और अगर अमेरिका को साइड कर दो तो फिर अमेरिका के अलावा दुनिया में बहुत सारी कंट्री है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इंडिया को सर्वाइव करना है, पूरी वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज को सर्वाइव करना है, डॉलर को डिच करना पड़ेगा। और डॉलर को डिच करने के लिए ब्रिक्स करेंसी सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अमेरिका सुपर पावर पता क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसके पास डॉलर की पावर है। जिस दिन ये डॉलर की पावर चली जाएगी, अमेरिका अपने आप घुटनों पे आ जाएगा। ब्रिक्स करेंसी के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, रुपए के साथ हमें करना चाहिए, इंडियन और रूबल के साथ करना चाहिए ऑयल सेटलमेंट। इसको हम बोलते हैं, अगर आप दो करेंसी के बीच में कर रहे हैं, इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमें करने चाहिए। मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जो भी इंडिया के बिजनेसमैन है, अब इंडिया में ज्यादा फोकस करे, इंडिया में और बड़े लेवल पे स्टार्टअप्स को बूस्ट करने में, बहुत सारी चीजों में हेल्प करे, ताकि हम मेक इन इंडिया के थ्रू हम सेल्फ रिलायंट हो सके हर चीज के लिए। इसमें आप सभी के क्या व्यूज है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो में अगर कोई भी लगता है कि ये पॉइंट आप और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जो भी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट देखेंगे, वो उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।